हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी यूनिट 1। अगर अभी तक आपने मेरी गाइडलाइन वाली वीडियो जाके नहीं देखी है तो एक बार वो देख लेना, क्योंकि गाइडलाइन वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है और आपको इस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो वो वीडियो एक बार देख लेना ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी। मतलब जीएसटी आने से पहले किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था, कौन कौन से टैक्सेस थे और किस तरीके से उन टैक्सेस से डील होता था। तो देखो, जीएसटी से पहले हमारा जो टैक्स सिस्टम था ना, वो डुअल था और बहुत ही फ्रेगमेंटेड था। मतलब ऐसा होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो टैक्सेस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टैक्स होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्स होंगे, उन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। और ये जो पावर थी इनडायरेक्ट टैक्स को लगाने की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी थी गवर्नमेंट को। और कौन से आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 246 के अंदर विद 7 शेड्यूल। ठीक है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था ना, इसके अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते थे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन पे लगते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी थी और इकोनॉमिक डिसऑर्डेशन था। ठीक है। अब एक बार ना डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी। तो आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल के अंदर जो पावर थी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने की, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटी गई थी 3 लिस्ट के अंडर। पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे टैक्सेस थे जिसके ऊपर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। मतलब जितने भी टैक्सेस यूनियन लिस्ट में आते थे ना, उनकी पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। जितने भी जो टैक्सेस थे वो स्टेट लिस्ट में आते थे, उनकी पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर आते थे जिनके ऊपर कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी और दोनों ही उसमें डील करते थे। अब उसके बाद दिक्कत क्या हुई? देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो यूनियन लिस्ट के अंडर आते थे ना, उनके नाम क्या थे? पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सबसे डील करती थी। और स्टेट लिस्ट में कौन आते थे? एक तो वैल्यू एडेड टैक्स था जो इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे लगता था। उसके अलावा आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी था, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स था। अब्सेंस ऑफ कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर, मतलब जीएसटी से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो साइमल्टेनियसली टैक्सेशन नहीं करने देता था गुड्स एंड सर्विस पे, दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब अगर कोई सामान है, एक गुड्स है, तो उस पर या तो सेंट्रल टैक्स लगाएगी या फिर स्टेट टैक्स लगाएगा। ठीक है, दोनों साथ में टैक्स नहीं लगा सकते थे और ये एक बहुत बड़ा इशू था। ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये जो एक्ट आया था, इसका पर्पस क्या था? तो ये जो अमेंडमेंट आई थी ना, इसका एम था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना और उसके लिए एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बनाना। जीएसटी से पहले ये सारा सिनेरियो था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली अमेंडमेंट आई और इसमें कई सारे मेजर चेंजेस हुए। पहला मेजर चेंजेस जो था वो था आर्टिकल 246A। उसमें क्या था कि उसने पावर दी जीएसटी लगाने की। और जीएसटी लगाने की पावर क्या थी कि जो सेंट्रल और स्टेट है वो साइमल्टेनियसली जीएसटी को लगा सकते हैं। वो जो साइमल्टेनियसली वाली पावर पहले नहीं थी ना, वो जीएसटी के आने के बाद मिल गई। ठीक है। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट क्या मतलब होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी सप्लाई हो रही है तो, ठीक है, अगर ऐसी कोई सप्लाई है तो उस पर पूरी पूरी पावर सेंट्रल की होगी। ठीक है। देन आर्टिकल 269A, इसके अंदर क्या था कि अगर इंटर स्टेट जीएसटी है, मतलब अगर जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो उस पर जीएसटी जो कलेक्ट किया जाएगा वो सेंटर के द्वारा ही कलेक्ट किया जाएगा। और ये जो जीएसटी है आईजीएसटी, ठीक है, इसको फिर डिवाइड किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है। अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, इंपोर्ट समझते हो ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो उस पर भी इंटर स्टेट सप्लाई ही लगेगी, मतलब आईजीएसटी ही लगेगा। इसके अलावा आर्टिकल 279A, इसके अंदर जीएसटी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया। और जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता था? टैक्स रेट पर रिकमेंडेशन देना, एग्जेम्पशन, थ्रेशोल्ड, लिमिट वगैरह बताना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रखना। अब जीएसटी काउंसिल को ना हम बाद में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर ऑफ प्री जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। मतलब जीएसटी आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे दिखता था, क्या क्या फीचर्स थे, हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो पढ़ते हैं। तो पहला था मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से पहले, मतलब जीएसटी आने से पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को अलाउ करता था।
अब इससे क्या था कि अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन है ना तो उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लग सकती है, सर्विस टैक्स भी लगेगा, वेट भी लगेगा, सी सेट भी लगेगा, इतने सारे टैक्सेस लगते थे कि बर्डन बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत ज़्यादा, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ी हुई थी। देन कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? जब टैक्स पे टैक्स लगता है ना, दैट इज कास्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी से पहले क्या होता था कि ना तो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिफरेंट टैक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब आप पूछोगे कि मैम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? गाइस अभी आप सिर्फ इतना समझो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाद में जाके मैं आपको इसको बहुत डिटेल में भी समझाने वाली हूँ, क्योंकि आपका ये पूरा चैप्टर है, अभी पूरा मैं आपको ये नहीं समझा सकती। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो था वो भी प्रोवाइड नहीं होता था, जिसकी वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता था और टैक्स पे टैक्स लगता रहता था। देन नेक्स्ट क्या होता था कि फ्रेगमेंटेड टैक्स बेस था। फ्रेगमेंटेड टैक्स बेस मतलब गुड्स को टैक्स किया जाता था स्टेट के द्वारा और सर्विसेज को टैक्स किया जाता था सेंट्रल के द्वारा। अब अगर कोई मान लो ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है जहाँ पे कुछ सामान भी दिया जा रहा है और कुछ सर्विसेज भी दी जा रही है, मान लो कोई होटल है, ठीक है, होटल के अंदर क्या है कि आपको होटल की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ सामान भी दे रहे हैं, तो अब वो समझ नहीं आता था कि ऐसे कंपोजिट ट्रांजेक्शन पे किस तरीके से टैक्स लगेगा, और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और इनएफिशिएंट हो जाता था। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द स्टेट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट टैक्स है उसमें क्या होता था कि स्टेट खुद से ना टैक्स रेट डिसाइड करता था, वेट का जो रेट है वो खुद से डिसाइड करता था। तो वही सामान अगर यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट ने मान लो जो टैक्स रेट है वो 2% डिसाइड करा है, अगर बिहार गवर्नमेंट है तो बिहार में मान लो उन्होंने 3% टैक्स करा है। तो वही सामान पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट लगता था और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, कोई यूनिफॉर्मिटी तो बिल्कुल थी ही नहीं। देन उसके बाद बैरियर टू नेशनल मार्केट। अब क्या होता था, एंट्री टैक्स, चेक पोस्ट पे अगर कोई भी स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे अलग से टैक्स लगता था, अगर कोई दूसरे स्टेट में क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे अलग से टैक्स लग रहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल और इकोनॉमिक बैरियर क्रिएट हो गया था और एक जो यूनिफाइड नेशनल मार्केट था ना वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था और इस वजह से सप्लाई चेन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही थी। देन नेक्स्ट हाई कंप्लाइंस बिजनेस बर्डन। जो बिजनेसेस थे उन्हें मल्टीपल टैक्स लॉ से डील करना पड़ता था। अब इतने सारे टैक्स थे, मान लो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अब 4 से 5 आपको रिटर्न फाइल करने हैं, क्योंकि आपको वेट भी फाइल करना है, आपको एक्साइज ड्यूटी भी फाइल करना है, ये भी वो भी। तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन होता था और इतना बर्डन होता था कि बिजनेसेस खुद परेशान होते थे। उनका आधे से ज़्यादा जो टाइम था ना वो टैक्स रेट से और टैक्स कंप्लाइंस से डील करने में चला जाता था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेशनल ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी हम लाए, ठीक है, मतलब मैं नहीं लाई, गवर्नमेंट लाई। तो अगर ये गवर्नमेंट जीएसटी लाई है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या तर्क गवर्नमेंट ने रखे थे कि जीएसटी लाने के लिए। तो सबसे पहला तर्क था एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टास्क, कि ये जो टैक्सेस, कि इतने सारे जो टैक्सेस पहले लग रहे थे, जैसे एक्साइज टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स, वैट, सी सेट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इतने सारे टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक सिंपल टैक्स लेकर आने का एम था, ठीक है, क्योंकि ये टैक्सेस जो थे वो ओवरलैप भी करते थे और टैक्स सिस्टम को इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इनएफिशिएंट भी बना दिया था। नेक्स्ट जो रेशनल था वो ये था रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब वही टैक्स पे टैक्स जो लग रहा था ना और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिल रहा था, उस चीज़ को हटाने के लिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट को अच्छे से सबको मिल जाए, इस चीज़ के लिए जीएसटी को लाया गया। देन क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कोई भी एक स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करते हो, ठीक है, पहले, अभी नहीं, पहले जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे, स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करते थे, आप पे अलग तरीके के टैक्स लग जाते थे, जिससे क्या होता था कि सप्लाई चेन जो थी वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो रही थी, है ना, और यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था। तो जीएसटी लाने का ये भी तर्क था कि हमें जो इंडियन मार्केट है उसको एक सिंगल नेशनल मार्केट में इंटीग्रेट करना है, ताकि ये जो बाउंड्रीज हैं स्टेट के बीच में ये ख़त्म हो जाए और सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़ जाए। देन नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि वेट रेट जो था वो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। इससे क्या होता था, प्राइस डिसऑर्टेशन होता था और टैक्स एब्रिटेज होता था। मतलब क्या, मान लो अगर कोई सामान है वो 5 रुपये का मिल रहा है यूपी में, क्योंकि यूपी का जो टैक्स रेट है मान लो वो 2% है,
और वही सामान अगर कहीं और दूसरे स्टेट में देख लो, यूपी के मान लो, बिहार में देख लो, तो बिहार में मान लो टैक्स रेट है 3% का। तो मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पे ये 6 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग यूपी से सामान खरीद के चुपके से लाएं और फिर बिहार में उसको महंगा बेच दें, है ना। तो दिस इज क्रिएटिंग अ डिसऑर्टेशन एंड टैक्स आर्बिट्रेज। और डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर और प्रोसीजर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे थे। तो जीएसटी का एम था यूनिफॉर्म टैक्स रेट लाना और जो भी प्रोसीजर है स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बनाना अक्रॉस द कंट्री। देन ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। देखो जीएसटी से पहले जो टैक्स बेस था ना वो बहुत ज़्यादा नैरो था, क्योंकि बहुत सारी एग्जेम्पशन और एक्सक्लूजन था। अब इससे क्या हो रहा था, टिकट टैक्स की चोरी हो रही थी। बट जो जीएसटी है वो आया और उसने कॉमन टैक्स बेस बनाया, जिससे क्या हुआ कि एग्जेम्पशन तो कम हुई, लेकिन इसके साथ साथ टैक्स कंप्लाइंस बढ़ गई और टैक्स की चोरी भी कम हो गई। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लाइंस थ्रू द टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था कि आपको अगर टैक्स फाइल करना है ना तो आपको बड़ी लाइन में लगनी पड़ती थी, बड़ी झंझटें होती थी। लेकिन अब जीएसटी जो है वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्लाइंस सिस्टम लाया है जीएसटी नेटवर्क के थ्रू। जीएसटी नेटवर्क क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। तो ये अब आप ऐसा होता है कि अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करना है या फिर जीएसटी आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको मान लो जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, तो आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से जा सकते हो, बैठ सकते हो अपने कंप्यूटर पे, खोलो अपना लैपटॉप कंप्यूटर और आप ऑनलाइन वेबसाइट पे फाइल कर सकते हो, ठीक है। आपको आईटीसी क्लेम करना है तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, कहाँ, ऑनलाइन पोर्टल पे। तो ये इसने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर दिया है टैक्स को फाइल वगैरह करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी हमें पता चल गया कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो 2017 में आया था। 1 जुलाई 2017 में हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब क्या क्या इसमें था, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो जीएसटी के अंदर पहला आता है हमारा सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब ये कैसे होता है, मान लो एक स्टेट के अंदर ही चीज़ें हो रही हैं, ये स्टेट है यूपी, ठीक है। इसी के अंदर सामान जा रहा है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, विद इन अ स्टेट, इंट्रा स्टेट सामान चल रहा है, ठीक है। इंट्रा स्टेट क्या होता है, जब विद इन अ स्टेट सप्लाई हो रही होती है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट। तो अगर इंट्रा स्टेट कुछ भी सप्लाई या कुछ भी काम हो रहा है और उस पर जीएसटी लगेगा, तो वो लगेगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। जो भी आपका मान लो टैक्स रेट है 18%, तो 9% जाएगा सीजीएसटी पे और 9% जाएगा एसजीएसटी पे। एसजीएसटी जो है वो स्टेट के खाते में जाता है और सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल के खाते में जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या है, तो एक बार थियोरेटिकली इसको समझ लेते हैं। तो देखो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो कोई भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी हो, और इसका एम था स्मूथ और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अक्रॉस द इंडिया। इसको आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया था आफ्टर द 1001 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ना वो ये था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों ही डिसीजन मेकिंग में अपना अपना योगदान देती हैं, ठीक है। क्योंकि जीएसटी हमारा डुअल टैक्स लीव्ड सिस्टम है, जहाँ पे साइमल्टेनियसली स्टेट भी अपना टैक्स लेती है और सेंट्रल भी लेती है, ठीक है। और इसका एम था कि कॉमन फॉर्म ये प्रोवाइड कर दे ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कंसिस्टेंसी जो है टैक्स पॉलिसी में वो बनी रहे। अब एक बार ना इस इमेज से समझ लेते हैं। तो देखो जीएसटी के क्या क्या फंक्शन थे। पहला कि ये रिकमेंडेशन देती थी इंपॉर्टेंट जीएसटी इश्यूज पे, जैसे कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए, इस पे जीएसटी काउंसिल अपना बताती है कि कितना कितना टैक्स रेट होना चाहिए। एग्जेम्पशंस के ऊपर थ्रेशोल्ड कितनी होनी चाहिए। अभी थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड वो लिमिट होती है जिसको पार करते ही आप पे टैक्स लग जाता है। आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे रजिस्ट्रेशन तो आपको ये समझ आएगा। देन टैक्स कंप्लाइंस के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देना और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के ऊपर। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो हेड होते हैं। उसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है वो इसका पार्ट होते हैं, और इसके भी अलावा जो ऑल स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर कोई और स्टेट मिनिस्टर जो सीएम ने नॉमिनेट करा है वो इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो देखो 75% ऑफ मेजॉरिटी विच इज 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए होती है डिसीजन लेने के लिए। जो सेंट्रल है उसका 1/3 वोटिंग राइट होता है और स्टेट का 2/3 वोटिंग राइट होता है।
और जीएसटी काउंसिल का अगर मैं रोल आपको बताऊं तो इसका जो रोल है वो क्या है कि जीएसटी रेट को डिसाइड करना, जितने भी लॉ हैं उन्हें हार्मोनाइज करके रखना, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। ठीक है, आई होप आपको इमेज से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जीएसटी नेटवर्क। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आप अब ऐसा कर सकते हो कि आपको अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किसी होशियार बच्चे के दिमाग में ये पॉइंट आया कि ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब कोई टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ना, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होगा, उसी की वजह से तो जीएसटी जो है वो टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम ऑनलाइन सारी चीज़ें काम कर पा रहे हैं। आया ना किसी के माइंड में? चलो नहीं आया फिर भी कोई बात नहीं, आना चाहिए था। ठीक है, तो देखो जीएसटी नेटवर्क वो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जीएसटी को। ठीक है, और इसी की हेल्प से हम ऑनलाइन सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। अगर मैं इसे और डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर। और क्योंकि जीएसटी जो है वो नेशन वाइड टैक्स है तो इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही होते हैं। और ये जो आईटी सिस्टम है ये कॉमन है सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए फॉर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट और डेटा शेयरिंग। जीएसटीएन जो था वो 2013 में आया था और ये एक नॉन प्रॉफिट मतलब इनका एम नहीं है प्रॉफिट जनरेट करना, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल कंपनी है जिसका बस एम ये है कि न्यूट्रलिटी रहे और एफिशिएंसी रहे जीएसटी रिलेटेड डेटा को हैंडल करने में। ओके, अब एक बार इमेज से जीएसटी के बाकी कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेते हैं। तो देखो जीएसटीएन के फंक्शन क्या है कि ये कॉमन आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जीएसटी फाइल करने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनेबल करती है टैक्स पेयर का, आप जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट जो है जीएसटी की वो भी यही सपोर्ट करती है। बेनिफिट क्या है इससे? तो बेनिफिट देख लेते हैं कि इसने जीएसटी कंप्लाइंस को सिंप्लीफाइड करा है, जो टैक्स पेयर का डेटा है उसकी सिक्योरिटी ये रखती है एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है। इसके अलावा अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो वो भी बड़े आराम से डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ जो है वो ऑनलाइन मेंटेन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये सपोर्ट करती है। जीएसटीएन मतलब ये जीएसटी नेटवर्क ने क्या करा है कि जो हमारा सेंट्रल है, टैक्स पेयर, बैंक और टैक्स अथॉरिटी, इन सब को कनेक्ट करके रखा हुआ है। और ये 2013 में आई थी, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया है 2013 में आई थी, और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप आपको जीएसटीएन पूरा क्लियर हो गया। जो पिछले पेपर्स है ना उनमें जीएसटीएन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आया है, तो जीएसटीएन को ढंग से याद कर लेना। आई हैव प्रोवाइडेड दिस इमेज ताकि आप एक बार देखो एंड आपको सारी चीज़ें बढ़िया करके याद हो जाए। अगर इमेज से आपको लगे कि इतना नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे मैंने पूरा डेटा भी डिटेल में प्रोवाइड करा है, आप आराम से इस पीडीएफ से पढ़ सकते हो। बट दिस इमेज इज़ वेरी गुड बिकॉज इट हेल्प यू कि आप आराम से देख के चीज़ें एकदम रिटेन कर सको। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म अंडर द जीएसटी। पहले अब ये समझो कि स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म आया क्यों। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस स्टेट में कंजम्पशन करा जाएगा उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। अब जब ये टैक्स आया तो क्या हुआ कि कुछ स्टेट जो थे जैसे कि मान लो यूपी, बिहार, ये वो स्टेट है जहाँ पे कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इन स्टेट की तो हो गई बल्ले बल्ले। अब कोई जो स्टेट थे, मान लो गुजरात क्या है, एक प्रोडक्शन वाला स्टेट है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। अब पहले जो टैक्सेस थे वो प्रोडक्शन पे लगते थे तो गुजरात की बल्ले बल्ले थी, अब जब कंजम्पशन पे लग गए तो गुजरात की बल्ले बल्ले नहीं रही, अब यूपी और बिहार की हो गई। तो गुजरात और जो और प्रोड्यूसिंग स्टेट थे उनको भाई बहुत बुरा लगा, वो परेशान हो गए कि अरे अब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म आया कि उन स्टेट को कंपनसेट करने के लिए जिन स्टेट के रेवेन्यू में लॉस हो रहा है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। इसके अलावा बहुत सारे जो टैक्सेस थे ना, स्टेट टैक्सेस, वो भी हटा दिए थे, तो स्टेट्स का और ज़्यादा कंसर्न था कि हमारा रेवेन्यू तो जी बिल्कुल गड्ढे में चला गया, कुछ तो करो। तो इसके लिए स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म आया। ठीक है,
अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है वो समझो। तो पहले तो ये आर्टिकल 279A के अंडर आया था, पार्लियामेंट को पूरी पूरी पावर दी गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंपनसेट करना उन स्टेट को जिन स्टेट का रेवेन्यू बिल्कुल कम हो रहा है या एक लिमिट से कम हो रहा है। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये ना 5 साल के लिए लगाया था, 2017 से 2021-22 तक इसको लगाया गया था, और ऐसा कहा गया था कि 5 साल बाद इसको हटा दिया जाएगा। हटाया नहीं हटाया वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इसको कैलकुलेट कैसे करते थे, तो 2015-16 में जितना रेवेन्यू था, मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि किसका एग्जांपल लूँ, कोई सा स्टेट, चलो यूपी ले लेती हूँ, मुझे वही याद आ रहा है अभी। तो यूपी का मान लो जो रेवेन्यू था वो 2 करोड़ था, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है कम हो सकता है, इट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। और ये 15-16 में था। अब जीएसटी आने के बाद हमने क्या किया, 17 में आया, तो मान लो मैंने 17-18 का रेवेन्यू कैलकुलेट किया, कितना आया। अगर 2 करोड़ पे अगर मैं 14% ग्रोथ रेट लगा देती हूँ, मतलब मैं 2 करोड़ की मल्टीप्लाई 1.14 से कर देती हूँ, ठीक है। अगर इसके इक्वल टू में जो अमाउंट आएगा, इतना रेवेन्यू अगर यूपी का 2017-18 में आ रहा है तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बट अगर इतना नहीं आ रहा है तो जितना कम रह रहा है उतने को कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। समझ आया, मतलब जो भी आपका बेस अमाउंट था 15-16 पे, उस पे ग्रोथ रेट लगाना 14% का पर एनम, ठीक है। और अगर उतना रेवेन्यू आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा उतना आपको एज अ जीएसटी कंपनसेशन दिया जाएगा। अब ये जो कंपनसेशन सेस था ना, ये जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो फंड था वो कहाँ से आता था, जीएसटी कंपनसेशन सेस से, जो कि सर्टेन लग्जरी और सिन गुड्स पे लगाया जाता था, जैसे कि टबैको, एडिटेड ड्रिंकिंग, कोल और ऑटोमोबाइल्स पे। अब इससे जो भी टैक्स कलेक्ट होता था ना कंपनसेशन सेस से, उसको फिर जीएसटी कंपनसेशन फंड में दे दिया जाता था। अब ये समझो कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ, अब कोविड के टाइम पे जीएसटी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। इसकी वजह से जो कंपनसेशन सेस कलेक्ट होता था ना वो भी कतई ख़त्म सा हो गया, और इस कंपनसेशन रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कहा कि आप जो है बोरो कर लो, फंड बोरो कर लो, और बाद में क्या होगा, जब हमारे पास पैसा आएगा हम ये बोरोइंग को रिपे करने में आपकी हेल्प करेंगे फ्यूचर कलेक्शन से। तो अब क्या चल रहा है प्रेजेंट स्टेटस की, कंपनसेशन मैकेनिज्म को एंड कर दिया है 30 जून 2022 में, लेकिन क्योंकि 5 ईयर कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वो जो फंड बोरो किया था ना उसके लिए अभी भी अमाउंट पे करा जा रहा है, ताकि वो बोरोइंग जो पैंडेमिक के टाइम पे रेस करी गई थी उसको रीपे किया जाए। तो ये पूरा स्टेटस चल रहा है। अब मैं ये इतनी डिटेल में सारी चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस पे भी प्रॉपर शॉर्ट नोट आया था, ठीक है। तो अगर आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद भी रह गई तो आप आराम से शॉर्ट नोट लिख के आ सकते हो, पिछले क्वेश्चन पेपर्स में शॉर्ट नोट इस पर देखा गया है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखो। तो इसी के साथ आपका ये पूरा टॉपिक होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रजिस्ट्रेशन कराने वाली हूँ। इस वीडियो में सारे टॉपिक बहुत ही थ्योरी थे, और जीएसटी का मैंने आपको पहले भी बताया गाइडलाइन में कि बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स की तरह बिल्कुल ही प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड और थ्योरी क्वेश्चन आपके होंगे। तो ये सारी थ्योरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ढंग से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट में मैं जब आपको रजिस्ट्रेशन कराऊंगी तो वहाँ पे न्यूमेरिकल भी होंगे, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और कहाँ से बाय कर सकते हो, गूगल फॉर्म की हेल्प से आप इसको परचेस कर सकते हो, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।